हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है करिकुलर एडेप्टेशन टू मीट एजुकेशनल नीड्स इन डिफरेंट सेटिंग, यानी कि विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं को किस प्रकार से हम लोग पूरा कर सकते हैं जब हम पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं एडेप्टेशन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे किस प्रकार से हम लोग जो भी विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको डिफरेंट विभिन्न भिन्न स्थितियों में हम लोग उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं होम बेस्ड करिकुलम भी कर सकते हैं हम, या होम बेस्ड एजुकेशन भी लिख सकते हैं। जब भी हम लोग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो हम लोग होम बेस्ड हम कह सकते हैं कि गृह आधारित शिक्षा को ध्यान में रखते हैं। गृह आधारित शिक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी डिसेबिलिटीज होने की वजह से या बच्चों का सीवियरिटी लेवल, या हम कह सकते हैं कि जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के होते हैं और उनको डिसेबिलिटी होती है तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो स्कूल पर में नहीं जा सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे होते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे हम कहते हैं रिमोट एरिया में, पिछड़े हुए एरिया में, जहाँ सर्विसेज को नहीं प्रोवाइड या उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, वो रेगुलर बेसिस पर स्कूल में नहीं आ सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं कि उनको घर में रहते हुए ही सब सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए। और जो भी हम लोग पाठ्यक्रम बच्चे के लिए तैयार करेंगे उनके गृह आधारित हम कह सकते हैं नीड्स क्या है, कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि उनके पेरेंट्स की रहती है कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके और उन बच्चों को घर में रहते हुए ही एजुकेशन दी जाए। सेकेंड, ये तो हमने बात किया था फर्स्ट में कि हम लोग बच्चे को होम बेस्ड सर्विसेज देंगे। सेकेंड, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बच्चे के लिए नॉर्मल क्लासरूम, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्स इन स्कूल ना, मतलब नॉर्मल क्लासरूम हम कह सकते हैं। ये तो हमने जो दोज आर डिसेबल, जो स्कूल में नहीं आ सकते उनके लिए बोला। नॉर्मल क्लासरूम में जो बच्चे आ सकते हैं उन बच्चों के लिए, और उनको डिसेबिलिटीज भी है, तो उन बच्चों के लिए हम किस प्रकार से हम लोग संसाधनों का हम कह सकते हैं कि स्कूल में किस प्रकार के संसाधनों को जुटा सकते हैं एक नॉर्मल कक्ष में। क्योंकि अभी हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशन की बात करते हैं कि हर डिसेबिलिटी वाले बच्चे को नॉर्मल बच्चों की इक्विवेलेंट ही एजुकेशन दिया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी को इक्वल एजुकेशन दिया जाए। अब ये कैसे हम लोग संभव कर सकते हैं या कैसे पॉसिबल हो सकता है? थ्रू एडेप्टेशन। जब हम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में अनुकूलन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लेवल के अप्रोप्रिएट होगा और बच्चों के लिए इजी रहेगा उस पाठ्यक्रम को सीखना। तो स्कूल में किस प्रकार के हम कह सकते हैं कि संसाधन है। अब अगर हम कक्ष की बात करते हैं तो कक्ष में क्या चाहिए? व्हाइट बोर्ड। अब व्हाइट बोर्ड तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल, हम पहले से ही व्हाइट बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज तो वहां पर ओनली व्हाइट बोर्ड इज नॉट सफिशिएंट। यानी कि हम लोग जब भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं, वेदर वो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, या फिर हम कह सकते हैं VI विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, या अदर किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं, उनके लिए व्हाइट बोर्ड सफिशिएंट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें और भी मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है, संसाधनों की जरूरत रहती है। उसमें क्या क्या रहता है? टेप रिकॉर्डर, व्हाइट बोर्ड हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर कहीं ना कहीं हमारे क्या कर रहा है? ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों की लर्निंग होती है। यानी कि जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं तो क्या रहता है? बच्चे को ऑडियो, बच्चा सुनता भी है प्लस देखता भी है और किस प्रकार से एक्टिविटी और उसको इमिटेट भी करता है। तो प्रोजेक्टर का कहीं ना कहीं रोल इम्पॉर्टेंट रहता है। दोज आर लर्निंग डिसेबल या अदर डिसेबिलिटी से भी ग्रसित बच्चे हैं। और इसी के साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर का भी अभी हम लोग जब भी लर्निंग डिसेबल बच्चों की बात करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जब भी उनको मैथमेटिक्स कोई भी हम लोग उनको कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं तो वो एबल नहीं होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं रोट लर्निंग होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर उनकी बहुत पुअर होती है। तो दैट्स वाई उनके लिए हम उस स्थिति में इजी करने के लिए पाठ्यक्रम को या उनको टास्क को सिखाने के लिए हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं। कैलकुलेटर के माध्यम से जहां हमें लग रहा है कि बच्चे को, सपोज करो कि कई बार ऐसे होता है कि हम बच्चे का, हमारा मोटो रहता है कि हम बच्चे को दुकान में बिठाएंगे, वोकेशनल स्किल सिखाना है, उसको मनी कंसेप्ट सिखाना है। हम बच्चे को काफी टाइम से, भले लर्निंग डिसेबल बच्चा है या फिर आईडी बच्चा है, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम मेंटल कैलकुलेशन बोलते हैं वो उसको क्लियर नहीं होता है। तो उस केस में हम लोगों ने देखा कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 1 ईयर का टाइम हो गया, सिखाने के उपरांत भी बच्चे को नहीं आ रहा है। पहले तो हमें जल्दी गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। और यदि हमें लग रहा है कि बार बार सिखाने के बाद भी बच्चा नहीं सीख पा रहा है, देन हम उसको कैलकुलेटर का यूज दे सकते हैं करने को, जिससे क्या है उसको कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। जब वो कहीं शॉप पर भी कहीं उसको मनी का काउंट करना होता है या फिर उसको लेन देन करना होता है, तो हम लोग नॉर्मल पर्सन भी कैलकुलेटर का यूज अपनी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसी तरह से हम बच्चों के लिए भी कैलकुलेटर का यूज करने के लिए कक्षा कक्ष में दे सकते हैं। एंड इसके उपरांत हमारा रहता है कंप्यूटर। पहले हम लोग ओनली बुक्स पे ही कहीं ना कहीं फोकस करते थे, हम लोगों को कंप्यूटर से इतने यूज टू नहीं थे। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज आ रहा है और बच्चों के लिए लर्निंग करना कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही इजी हो गया है। तो हम लोग कक्षा कक्ष में यानी कहेंगे कि बच्चे के लिए कंप्यूटर भी अवेलेबल हो और हम बच्चे को कंप्यूटर का यूज करते हुए भी उसकी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। एंड चार्ट, नो डाउट जब स्पेशल एजुकेटर क्रिएटिव होता है तो वो क्या करता है, बच्चों के लिए डिफरेंट टीएलएम का भी यूज करता है, बच्चे के लिए चार्ट पेपर्स को बनाता है या फ्लैश कार्ड का यूज करता है या फिर क्ले का भी यूज कर, क्ले हम बोलते हैं मिट्टी, है ना। क्ले, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फाइन मोटर एक्टिविटीज सही नहीं है या साइंस हम कह सकते हैं कोई इश्यू, तो उस स्थिति में बच्चों के लिए हम क्या क्ले के माध्यम से भी बच्चों को एक्टिविटीज को बनाते हैं, जो कि कक्षा कक्ष में अवेलेबल होना जरूरी रहता है। और पाठ्यक्रम में भी हम इन सब चीजों का यूज करना कहीं ना कहीं मस्ट कर देते हैं कि हम डाल सकते हैं कि इनके माध्यम से बच्चों को, या हम कभी भी असाइनमेंट दे रहे हैं तो बच्चों को इनके माध्यम से कार्य को सिखाया जाए। तो ये तो हमारे सिंपल सा थे कि नॉर्मल क्लासरूम में होम बेस्ड का हुआ। अब इसके बाद में चेंजेस इन टीएलएम। टीएलएम हमने लास्ट क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सामग्री में हम क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। जब भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ में काम करने की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक कक्षा कक्ष में डिफरेंट टाइप्स के विकलांगता से ग्रसित बच्चे पाए जाते हैं, जिनको लर्निंग संबंधी या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनका फंक्शनल लेवल बहुत ही पुअर होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सबके लिए सेम प्रकार के, सभी के लिए सेम हम टीएलएम का यूज नहीं कर सकते हैं, शिक्षण सामग्री का यूज नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चे के नीड को ध्यान में रखते हुए, उसका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में जो भी हमें सहायक सामग्री की जरूरत है उसका यूज करें। जरूरी नहीं है जैसे कि मैंने बच्चे के लिए चार्ट का यूज किया या फिर बच्चे के लिए सिंपली मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज किया, सारे बच्चे उसी के थ्रू। हो सकता है कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेल हम कह सकते हैं दोज आर विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको ब्रेल के माध्यम से सिखाने की जरूरत है, या ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं उनको ब्रेल के माध्यम से सिखाने की जरूरत है। तो ऐसे बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है कि आप सिंपली जो भी व्हाइट बोर्ड है उसका यूज करें। तो ऐसे में हमारे जब भी हम पाठ्यक्रम को बच्चे के लिए तैयार करते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज
जो भी हम बच्चे के लिए कंटेंट को, वेदर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ या मैं कहीं चार्ट पेपर पे, तो जो हमारा फॉन्ट साइज है, जो लिखा हुआ शब्दों का आकार है, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लार्ज हम लिख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट साइज, यानी कि जो अक्षरों का साइज बड़ा होना चाहिए। अब अक्षरों का साइज, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों में क्या है, कहीं ना कहीं देखने संबंधी उनको दिक्कत आ रही है, तो एक तो हमने क्या किया, अक्षरों का साइज को बड़ा कर दिया, और दूसरा हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे जो भी द कंटेंट which is given sufficient है ना। अंडरलाइन करना है, जो भी विषय वस्तु दे हमें उसके करना है, विषय वस्तु को अंडरलाइन करना है ना। अंडरलाइन मतलब हमने उसको कहीं ना कहीं लाइन करना है। बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए, एक तो हमारे बड़ा फॉन्ट साइज होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो फॉन्ट साइज है वो पतला हो, वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए। और जो भी मैंने पॉइंट्स बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को, जिस पे मुझे मेन फोकस करना है, जब भी हम बच्चे के लिए कोई पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका जो लर्निंग लेवल है वो सिमिलर है। हो सकता है कि कोई बच्चे अगर बड़ा पैसेज है उसको लर्न कर लेते हैं, हो सकता है कि कोई बच्चे जो छोटे पैसेज को ही लर्न कर सकते हैं। जो भी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट में हमने बच्चे की लाइंस को अंडरलाइन कर देंगे कि ओनली अगर पूरे पैसेज में से कंक्लूडेड आंसर्स को ही इन्वॉल्व करेंगे तो हम अंडरलाइन कर देंगे। और जो भी हमने जिस भी हमने वर्ड पे फोकस करना है उस पे हम क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित कर देंगे उसको, है ना। तो इसके साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं कि फोटोकॉपी, हम बच्चे को फोटोकॉपी भी प्रोवाइड करेंगे कि फोटोकॉपी। अब हम लोग बात किसकी करें, चेंजेस इन टीएलएम। फोटोकॉपी जब भी हम बच्चों के लिए, कई बार टीचर नॉर्मली क्लासरूम में क्या करता है, डिक्टेट करता है, कोई भी अगर किसी भी चीज को वो बोल रहा है और बच्चे उसको इमिटेट करते हुए उसको सीख जाते हैं या उसको राइट डाउन कर लेते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा, वो इजीली उसको नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि उनकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट करके या विजुअल इम्पेयरमेंट करके उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो दे आर नॉट एबल टू राइट कंप्लीट पैसेज, और जो भी आप कंटेंट को लिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर उसको वो कहीं ना कहीं लिख नहीं पाते हैं, नोट डाउन नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि जब भी हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं या हमने जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के जस्ट बाद हमें फोटोकॉपी भी बच्चे को देना है, सो दैट जब वो घर में जाए तो उसको फॉलो करे। और मैंने लास्ट जैसे इससे पहले वाले में बोला कि टेप रिकॉर्डर में भी ऐसे ही रहता है कि लाइक जो बच्चे ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको अगर हम लोग कोई चीज बोलते हैं तो उनको दिखाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस रखते हैं और उसको बाद में सुनते हैं जब भी एकांत में होते हैं। एक तो वो क्लासरूम में भी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, सेकेंड वो जब भी उनको नीड रहती है तो अपना टेप रिकॉर्डर होता है उसके माध्यम से उसको सुन लेते हैं। ऐसे ही फोटोकॉपी का भी क्या, एज पर नीड ऑफ चाइल्ड हम कह सकते हैं कि बच्चा उसको यूज में ला सकता है। एंड साइन लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें साइन लैंग्वेज की सांकेतिक भाषा, because we are talking about disabled children and disability is not only a single type, एक प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है। तो सांकेतिक भाषा हम किसके लिए, वो दोज आर हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रंस। अब उन बच्चों का हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि उनको कोई भी हम चीज सिखा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि उनको जो मैं वर्बली इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, कहीं ना कहीं हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों का सुनाई ना देने के करके वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सांकेतिक भाषा का यूज करते हुए बच्चे को यानी पाठ्यक्रम को सिखाते हैं। एंड नोट्स, हम लोग बच्चे के लिए नोट्स को प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उनको टाइम टू टाइम बच्चे के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड मोबाइल ऐप हम कह सकते हैं कि जब कक्ष में बात करते हैं, वो 2000 विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड बच्चे हैं, वो देख नहीं पाते, तो मोबाइल में बहुत सारी तरह की
एप्स रहती है जिनका यूज करते हुए बच्चा कहीं ना कहीं हम लोग जब देखते हैं बच्चों के पास में टेप रिकॉर्डर के साथ साथ में फोन में भी ऐप रहते हैं जिसमें साउंड के माध्यम से जब उनको फोन को ऑपरेट करना होता है तो वो क्लिक करके कहीं ना कहीं साउंड आता है और बच्चे को पता लगता है कि गैलरी में गया या किसको कॉल करना है या फिर उनको क्या चीज को सुनना है, वो सब चीजें मोबाइल ऐप में रहती है। तो हम लोग कक्ष में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इन सब चीजों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्टोरी बुक्स का है, स्टोरी बुक्स हैं, जैसे बहुत सारी कहानियों वाली बुक्स रहती हैं। जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सबका इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं कि कई बार हम नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। मैं कॉलेज लेवल पर टीचिंग करती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं रेडीनेस होती है, उनमें तत्परता रहती है कि एंथुसियाज्म होता है मुझे ये चीज को सीखना है। बहुत सारे बच्चे, जब हम लोग डिसेबल बच्चों की बात करते हैं ड्यू टू ऑफ देयर डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल, उनका इंटरेस्ट लेवल 0 होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, थ्रू डिफरेंट स्टोरी बुक्स, जिसमें स्टोरीज को पढ़ने में बच्चे को सुनने में इंटरेस्ट आता है और स्टोरी बुक्स को कहीं ना कहीं पढ़ते हुए या उसको सुनते हुए उनमें पढ़ने का इंटरेस्ट, रीडिंग इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पैदा हो सकता है। तो ऐसे में हम बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स को भी कक्ष में रखेंगे, जिसके माध्यम से बच्चों को लर्निंग को सिखाते हैं। अब ये तो था कि हमने चेंजेस इन TLM किया। अब इसके बाद में हमारा आता है कि एनवायरमेंट, या हम लिख सकते हैं चेंज इन एनवायरमेंट, चेंजेस इन एनवायरमेंट। जब भी हम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो हम लोग ओनली जो पाठ्यक्रम है उसी पे ही फोकस नहीं करेंगे, हम बच्चे का एनवायरनमेंट भी देखते हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके घर के एनवायरनमेंट कैसा है, या हम लोग इसमें चेंजेस इन स्कूल एनवायरनमेंट कर देते हैं, या हम लोग कहीं ना कहीं होम एनवायरनमेंट को चेंज करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टीचर। तो हम लोग किसमें चेंजेस ला सकते हैं, स्कूल में, और किसके माध्यम से हो सकता है, जो भी स्कूल का प्रिंसिपल है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो सब इसमें चेंजेस, या क्लासरूम में तो क्लास टीचर कहीं ना कहीं चेंजेस ला सकता है। तो स्कूल एनवायरनमेंट में हम लोग किस प्रकार से चेंजेस ला सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे विकलांग बच्चे हमारे ड्यू टू ऑफ देयर डिसेबिलिटी, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि कोई फिजिकली तौर से इम्पेयर्ड है या हम डिसेबल है जो चल फिर नहीं सकता है। तो ऐसे में हमारा जो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। जब लिफ्ट की व्यवस्था होगी तो बच्चा कहीं ना कहीं लिफ्ट का यूज करते हुए, अगर हम लोग पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे क्लासेस का कर दिया, अगर सपोज हम बच्चों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर भी क्लासेस को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो हम लिफ्ट का कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे कि वहां पर लिफ्ट का अवेलेबिलिटी हो, लिफ्ट के माध्यम से बच्चा कहीं ना कहीं उसका यूज करते हुए अपने कक्ष में जा सके। और यदि हम लोग इसमें अगर हम बात करते हैं तो LRE, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट पूछा भी जाता है, बहुत सारे रेट के एग्जाम में पूछे या फिर एग्जाम हमारे थ्योरी एग्जाम है उसमें भी LRE, सभी स्पेशल एजुकेटर और टीचर ट्रेनर्स को ये टर्म क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं कि कम बाधा वाला वातावरण। अब मेनली हमने चेंजेस इन स्कूल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की कम बाधा वाला या बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए, जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स कम हो, बाधाएं कम हो, ऐसे वातावरण को, क्योंकि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशन की,
तो समावेशन कैसे पॉसिबल होगा? जब कहीं ना कहीं बच्चा स्कूल में आएगा। जब तक बच्चा स्कूल तक नहीं आता है, हम मेन स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, ना ही समावेशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्कूल का जो भी स्टाफ रहता है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका स्टाफ है, स्टाफ मेंबर्स है, उनको चाहिए कि वो स्कूल में कम बाधा वाला वातावरण को या लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट हम जो कह रहे हैं उसको तैयार करें, जिससे बच्चों को एजुकेशन लेने में कोई भी समस्या उत्पन्न हो। अब इसी में हमारा लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में हमारा आ रहा है लिफ्ट आ जाता है। और हम लोग जो क्लासरूम है वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे ग्राउंड फ्लोर पे। इसके साथ में रैम्प की व्यवस्था करेंगे। रैम्प अवेलेबल होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा उसका यूज करते हुए कक्षा कक्ष में जा सकता है। लिफ्ट है या रैम्प है, जो भी हम चीजों की बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर डिसेबल चिल्ड्रंस। ये जरूरी नहीं है कि इनका यूज ओनली विकलांग बच्चे ही कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मल जो भी अपनी कहीं ना कहीं एनर्जी को ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग भी अगर हमें सपोज कि हमें 4th फ्लोर तक जाना है, तो हम लोग फिजिकली एक्सर्शन ना चाहते हुए हम क्या करेंगे, लिफ्ट का यूज कर लेंगे। रैंप के थ्रू बच्चा जा सकता है, उसका यूज करते हुए जा सकता है। उसमें साइड गार्ड भी होने चाहिए हमारे। साइड गार्ड हम बोल सकते हैं, या साइड जो रॉड है, रॉड लिख सकते हैं हम लोग, साइड रॉड होने चाहिए जिसको पकड़ के भी बच्चा जा सकता है और व्हील चेयर पर भी बैठ के जा सकता है। जो कक्षा कक्ष है, इसके साथ में हम एडजेक्टिव टॉयलेट का लिख सकते हैं। एडजेक्टिव टॉयलेट बोल सकते हैं हम लोग। जिस तरह हमने पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया, हम वातावरण का भी करेंगे। जब तक वातावरण में हम लोग अनुकूलन नहीं करते हैं, पाठ्यक्रम बच्चा सीख ही नहीं सकता है। एडजेक्टिव टॉयलेट हम बोल सकते हैं कि अनुकूलित शौचालय। अब अनुकूलित शौचालय हम कैसे कर सकते हैं कि जब भी टॉयलेट, एक तो हम लोग वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करेंगे, इंडियन का नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं इंडियन टॉयलेट में बैठने में दिक्कत आता है। तो ऐसी स्थिति में हम उनके लिए वेस्टर्न का और साथ में साइड रॉड भी लगाएंगे, सो दैट उसका यूज करते हुए बच्चा इजिली बैठ सके और उठ सके। तो ये तो हमारा हो गया कि टॉयलेट में हमने एडेप्टेशन किया। अब कक्षा कक्ष की बात आती है, तो कक्षा कक्ष कैसे होना चाहिए, हमारा खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, एंड जो डोर है वो कैसा होना, चौड़ा होना चाहिए, सो दैट बच्चा इजीली व्हील चेयर पे यदि आ रहा है तो वो इजीली उसमें बैठ करके या उससे क्रॉस होता हुआ आगे क्लासेस में जा सके। कई बार ऐसा होता है कि रूम का साइज बहुत छोटा है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो ज्यादा रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो विकलांग बच्चा है वो व्हील चेयर का यूज करते हुए या फिर वो अंदर एंटर नहीं होगा, तो एजुकेशन लेना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए बच्चे के लिए। एंड हम लोग अभी ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वातावरण में सामग्री चाहिए हम लोगों को स्कूल में, जो हमने लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। खुला हवादार रूम होना चाहिए, रोशनी वाला रूम होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे कहीं ना कहीं ब्लाइंड बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर कम लाइट वाला, कम रोशनी वाला रूम होगा तो उनको पाठ्यक्रम को समझने में, सीखने में दिक्कत आएगी। कक्षा कक्ष में अब हम लोग इसके, ये जो हमने वातावरण में चेंजेस लाए, इसके अलावा हम लोग टीचर को ध्यान रखना है कि बच्चे के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की स्थिति, बैठने की स्थिति हम कैसे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेबल चिल्ड्रन, तो डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा या ब्लाइंड बच्चा, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा, हमें पता है कि जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड है उनको सुनाई नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में, या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वाले बच्चे हैं तो वो शरारतें करते हैं, पीछे बैठेंगे तो वो आपस में बातें करेंगे, उठ करके बाहर भाग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के लिए हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, हम बच्चे को पीछे ना बिठाते हुए अपने पास आगे बिठाएंगे, सो दैट बच्चे पे हमारी नजर भी बने रहे और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हैं बच्चा उसको फॉलो भी करें। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, जैसे हमने बोला कि उनको सुनाई नहीं देता, तो वो लिप रीडिंग करते हैं, तो लिप रीडिंग के जब वो क्लोज में होंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान से वो लिप रीडिंग भी कर सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। ब्लाइंड बच्चे या विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे जिनको कम दिखाई देता है, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ,
मैंने फॉन्ट साइज भी बड़ा रख लिया, मैंने बच्चों के लिए अंडरलाइन भी कर लिया। यदि बच्चा पीछे बैठा है तो उसको वो दिखाई नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को आगे बिठाऊंगी। तो सीटिंग अरेंजमेंट का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल या हम लोग कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स। टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स का हम बोल सकते हैं शिक्षण, अध्ययन, तकनीक है। अब हम लोग शिक्षण लर्निंग टेक्निक्स में हमारे क्या आता है, या लर्निंग स्टाइल है, ऑब्लिक में कर देती हूँ। लर्निंग स्टाइल जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस को दिए जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सब बच्चा उसको फॉलो कर लेते हैं इजीली। हो सकता है किसी को जल्दी समझ में आता है, हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में जो हमारे पढ़ने के लिए, जो पढ़ाने के लिए मैं टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स का यूज कर रही हूँ, वो सबके लिए सिमिलर नहीं होता। मैं बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ, जब भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, एक तो मैं 1-to-1 टीचिंग का यूज कर सकती हूँ, एक एक करके पढ़ाना। स्पेशल एजुकेटर को ये मस्ट रहता है कि जब भी बच्चों के साथ में करें, क्योंकि जब भी बच्चे को दिक्कत आ रही है, मैं अगर ग्रुप टीचिंग कर रही हूँ 60 बच्चों का या मेरे पास 40 बच्चों का स्ट्रेंथ है क्लास का, अब मैं जब इंस्ट्रक्शंस दिया मुझे पता लग गया कि बच्चे को समझने में दिक्कत आई, क्योंकि हो सकता है वहां पर लर्निंग डिसेबल बच्चा है या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है या अदर डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, तो उसको सीखने में दिक्कत आई। तो ऐसे में क्या करूँ, मैंने कक्ष में तो बच्चे को पढ़ाया, मैं साथ में उसको 1-to-1 में एक करके, मतलब कि 1 टाइम पर एक ही बच्चे को पढ़ाऊंगी। मैं उसमें डिफरेंट जो भी नीडेड रहता है टीएलएम उसका यूज करूंगी, और जो भी पढ़ाने का मेरा मेथड्स है उसमें भी मैं बदलाव लाऊंगी, और 1-to-1 में उसको पढ़ाऊंगी। 1-to-1 के साथ में हम लोग स्मॉल ग्रुप्स भी करते, स्मॉल ग्रुप। इफ इट इज नॉट पॉसिबल कि बच्चे को 1-to-1 पढ़ाया जा सके, तो हम लोग, हमें लग रहा है कि हो सकता है कि मोर देन 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसको सीखने में दिक्कत आ रही है या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो मैं छोटे छोटे ग्रुप्स को तैयार करूंगी। मैं बच्चों का 2 या 3 का 4-5 का इतने बच्चों का लूंगी, जिनको मैं अकेले में फिर दोबारा से उन चीजों को सिखाऊंगी। तो जब भी हम पाठ्यक्रम को भी तैयार करेंगे, तो हम बच्चों के लिए उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब 1-to-1 टीचिंग के बाद में मैंने बोला कि स्मॉल ग्रुप्स की बात आती है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग हमारा रहता है कि माध्यम से सिखाना। कोऑपरेटिव मतलब नाम से हमारा क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या करते हैं, सहयोग दे रहे हैं। सहयोग कौन देगा, कि मैंने बच्चों का ग्रुप बना दिया, मैंने स्मॉल ग्रुप्स को भी देखा करा के, फिर मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग में एक छोटा ग्रुप बना दिया जिसमें मैंने एक असाइनमेंट दे दिया। अब ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये बहुत यूजफुल होता है। समटाइम ऐसा होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम टीचर बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है या इंडिविजुअली उनको नहीं सिखाता है, तो ऐसे में बच्चे के लिए ऐसे पाठ्यक्रम को तैयार करेगा, एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करेगा जिसमें कहने का हम असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं बच्चे को, तो वो एक ग्रुप बना, हो सकता है वो ग्रुप हम ऐसा बनाते हैं जिसमें 4 बच्चे, अगर मेरे को 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है,
4 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है। उसमें एक बच्चा ऐसा जो हो सकता है हेयरिंग इम्पेयर्ड है या जिसको सीखने या कार्य को करने संबंधी अक्षमता पाई जाती है, उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। और बच्चों को हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपको जो बच्चा सीखने में या कार्य को करने में कहीं ना कहीं अक्षमता पाई जाती है, उसको विद द हेल्प ऑफ अदर जो भी उसके क्लासमेट्स हैं, जो मैंने ग्रुप में बच्चे लिए हैं, वो उसको हेल्प करेंगे उसको प्रोजेक्ट को करने में। अब इससे क्या होता है, एक तो टीचर के लिए भी बेनिफिशियल है, सेकंड कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स भी हैं हमारे, जो ग्रुप मैंने बनाया उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, जो बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हो सकता है कि उन बच्चों के जो 4 और स्टूडेंट्स थे उनके एफर्ट्स ज्यादा थे एज कम्पेयर टू दैट सिंगल चाइल्ड जिसको सीखने में दिक्कत थी। लेकिन वहां पे जो बच्चा सीख नहीं पा रहा था या कार्य को अकेले नहीं कर सकता था, उस बच्चे का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि मैं भी चीजों को अच्छे से कर सकता हूँ। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का हम यूज कर सकते हैं जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं। एंड पीयर ट्यूटरिंग को भी हम लोग पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग हम बोलते हैं सहपाठी शिक्षण। पीयर ट्यूटरिंग में सहपाठी मतलब हो सकता है कि मैंने एक ग्रुप बनाया बड़ा, यहाँ पर मैं 2 बच्चों का ग्रुप बना सकती हूँ, या मैंने जैसे एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा बच्चा जो क्लास का मॉनिटर है या जिसकी कैपेसिटी अच्छी है सीखने की, उस बच्चे को मैं बोल सकती हूँ कि मॉनिटर बना करके कि इस टास्क को जब भी टीचर मैं अवेलेबल ना हूँ तो आप इसको पूरी क्लास को भी सिखा सकते हैं, या जो बच्चे कहीं ना कहीं जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उसको भी सिखा सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग जब भी हम बच्चे के लिए, सहपाठी शिक्षण जब भी हम बच्चे के लिए करने के लिए देंगे, हम ध्यान रखेंगे कि 3 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए उम्र का, यानी कि जो भी पढ़ा रहा है बच्चा ना तो वो 3 साल से अधिक छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा हो जाता है बच्चा तो कई बार जो छोटे स्टूडेंट्स रहते हैं उम्र के, उनको पूछने में कहीं ना कहीं झिझक रहती है, या उनको यूँ लगता है कि ये बहुत बड़ा है, मैं किस तरह से क्वेरीज जो मेरी है वो मैं उसके सामने रखूं। और जब छोटा है, अगर बहुत ज्यादा छोटा होता है तो जो बड़े बच्चे हैं उनको भी हेजिटेशन होता है, वो भी ये सोचते हैं या कहीं ना कहीं ईगो उनकी हर्ट होती है कि यदि मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ, इस बच्चे से क्वेश्चन करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा कह सकते हैं कि मेरे को शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, तो वो नहीं पूछ सकते। इसलिए हम 3 वर्ष का गैप रखते हैं कि ना 3 साल से ऊपर का होना चाहिए ज्यादा इसका, ना ही कम का होना चाहिए। पीयर ट्यूटरिंग में हम बच्चे को जब टीचर नहीं अवेलेबल है क्लासरूम में तब उसको बोल सकते हैं कि वो टास्क को सिखा दे जो कि नहीं हो, इससे टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स दोनों का ही बेनिफिट होता है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग है, पीयर ट्यूटरिंग है, या हम लोग पढ़ाने में भी हम बोलते हैं कि हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट्स को हम लोग बच्चे के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड हम लोग इसके अलावा हम लोग बच्चे के लिए जैसे प्रोजेक्ट के बाद में शॉर्ट असाइनमेंट्स को दे सकते हैं बच्चे के लिए। एंड फिर इसके अलावा हम बच्चे के लिए अगर भी बहुत सारी एक्टिविटीज को हम बच्चे के लिए करवा सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग के अलावा स्मॉल ग्रुप हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, टीचिंग लर्निंग 1-to-1 हो गया, और बच्चे को प्ले वे के थ्रू हम बच्चे के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं प्ले वे के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए ऐसे पाठ्यक्रम को हम तैयार करेंगे जिसमें प्ले वे एक्टिविटी, खेल खेल के माध्यम से भी बहुत सारी चीजों को टीचर बच्चे को सिखा सकता है। और बहुत सारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जो भी ट्रेन टीचर होता है, प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है कि हाउ टू यूज दैट स्ट्रैटेजीज ऑन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, तो उनको ध्यान में रखते हुए वो पाठ्यक्रम को बच्चों को सिखाता है। और जब भी पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है तो सब पॉइंट्स को भी ध्यान में रखा जाता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको अवेलेबल कराना है बच्चे के लिए। हमने बात किया कि डिफरेंट सेटिंग्स में कि भिन्न भिन्न हम कह सकते हैं जगह में बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना है, वेदर वो क्लासरूम की बात कर रहे हैं या होम बेस्ड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए बच्चे को करिकुलम को तैयार करते हैं और एडेप्टेशन अनुकूलन करते हैं, सो दैट बच्चे के लिए लर्निंग को इजी बनाया जा सके। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक्स।